कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों को का हम स्वागत करते हैं। हम अभी तक 4 इकाई पढ़ चुके हैं। आज 5वीं इकाई प्रारंभ करेंगे पढ़ना और 5वीं इकाई का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं उनका वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है यह हम सीखेंगे। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे आप? सूक्ष्म जीवों का जो सामान्य परिचय होता है वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, हमारे लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन से हैं, कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं और उनके हानि से हमें कैसे क्या प्रभाव पड़ता है और इनके द्वारा पहुंचाई गई हानि से कैसे हम बचाव कर सकते हैं। यह चीज़ें हमें इस अध्याय में पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, उन बीमारियों के कारण क्या हैं और संक्रमण के कौन कौन से तरीके होते हैं, उनके बचाव के और टीकाकरण के कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। यह सारी चीज़ें हमें आज की क्लास में इस अध्याय में पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि क्या क्या। सामान्य परिचय पहले देखें। आप देखते हैं कि आपके चारों ओर के पर्यावरण में बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु भी पाए जाते हैं जिन्हें आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। यह बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब जो ब्रेड होता है खाते होंगे घर में लोग, उस ब्रेड को कुछ दिन तक रख दीजिए तो वह उसमें फफूंद जैसी निकलने लगती है। वह फफूंद जैसी जो संरचना है वह कवक होता है और यह अगर हम आवर्धक लेंस के माध्यम से इसको देखें तब यह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। आज के अध्ययन में इसी तरह के अनेक सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रोटी के बाद और चीज़ें लकड़ी पे भी हमें इसी तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, कवक होते हैं वह। तो यह सूक्ष्म जीव जो है वह हमारे चारों ओर के पर्यावरण में पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों में जो प्रमुख हैं वह हैं जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। यह ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमें खुली आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं और हमारे चारों ओर के वातावरण में उपस्थित हैं। सूक्ष्म जीव वह हैं जो कि छोटी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सिर्फ बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। यह धारणा बनी हुई है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यह सूक्ष्म जीव? शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु के बारे में बात की गई। ये पाए कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर बाहर सब जगहों पर। और यहाँ तक कि विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, जैसे बर्फ़ जहाँ हम नहीं रह सकते हैं, गर्म पानी के झरनों में, समुद्र के तल पर, दलदल में, इन जगहों पर भी जहाँ हम सामान्य जीव नहीं रह सकते हैं वहाँ पर भी यह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सड़े गले पदार्थों पर, मरे हुए चीज़ों पर परजीवी के रूप में। और शरीर के भीतर एक परजीवी होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वह मनुष्य की आंत में पाया जाता है और पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह नींबू के पौधे पे जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि साइट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। तो यह हर जगह पाए जाने वाले जीव होते हैं। अगर वर्गीकरण इनका करें तो इन्हें हम कुल
मिलाकर 5 भागों में सूक्ष्म जीवों को बांट सकते हैं। एक होते हैं जीवाणु, दूसरे विषाणु, तीसरे प्रोटोजोआ, चौथे कवक, 5वें शैवाल। तो 5 समूह हैं सूक्ष्म जीवों के कि यह जो सूक्ष्म जीव हम देखते हैं वह इन्हीं समूहों से संबंधित होते हैं। पहली चीज़ देखें जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया खूब सुने होंगे। संरचना जान लीजिए, यह एक कोशिका वाले जीव होते हैं और उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप होती है। हवा, जल, मिट्टी सभी जगहों पर पाए जाते हैं और नम जगहों पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनके शरीर का जो आकार होता है वह गोलाकार हो सकता है, गेंद की तरह, दंडाकार या सर्पाकृत आकार का हो सकता है। तीनों आकार में यह जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु की कोशिका में चूंकि प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिका होती है, अकेंद्रकीय कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ जीवाणुओं में कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर खोल बना लेती है, आवरण बना लेती है, जिसे कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। और जीवाणुओं में एक या अनेक कुछ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। यह धागे जैसी जो संरचनाएं हैं इन्हें कसाभ के नाम से जाना जाता है या कसाभिका कहा जाता है। इसकी सहायता से यह जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने में सक्षम होता है। अनुकूल परिस्थितियाँ जब मिलती हैं जीवाणु को तो यह बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। साइनोबैक्टीरिया को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें भी जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनके भी कोशिका की जो आंतरिक संरचना होती है वह जीवाणुओं के समान ही होती है, शैवालों के समान नहीं होती है। इसलिए इन्हें अब मोनेरा समूह में जीवाणुओं के साथ रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या कह सकते हैं कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं तो इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्म का आवरण होता है और बहुत से ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिनमें हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसी तरह स्पाइरोलिना नामक बैक्टीरिया है, यह भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने यह जाना कि जीवाणुओं की क्या विशेषताएं होती हैं सूक्ष्म जीवों में। अब देखते हैं विषाणु। विषाणुओं में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में जो विषाणु होता है वह सबसे छोटा होता है और इसमें यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। सभी विषाणु पूर्ण रूप से सिर्फ परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका के बाहर जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोशिका के बाहर यह जीवित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह तभी जीवित अवस्था में पाए जाएंगे जब यह किसी जीवित कोशिका के भीतर रहेंगे। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी न किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है और विषाणुओं द्वारा पौधों और जंतुओं में अनेक प्रकार के घातक रोग भी फैलाए जाते हैं, जैसे मनुष्यों में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे जो रोग हैं मनुष्यों में होने वाले ये विषाणुओं द्वारा ही फैलाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए विषाणु के बारे में। इसकी खोज जो है वह दमित्री इवानोव्स्की नामक एक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। कहने का मतलब इसमें सजीव के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं, तो यह दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। अगला सूक्ष्मजीव है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्मजीवों का ही एक समूह है। इस संघ के जीव जो हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन यह मोनेरा से थोड़ा अलग होते हैं कोशिका की संरचना के आधार पर। यह जीव जल में, मिट्टी में, जीवों के शरीर के भीतर हर जगह पाए जाते हैं। इस संघ की जीव जो हैं वह स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं या परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और इनमें गति करने के लिए, चलने के लिए विशेष प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे अमीबा में कूटपाद पाया जाता है,
पैरामीशियम में सीलिया जैसी संरचना, रोए जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सीलिया कहते हैं। कुछ इस संघ के सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस रोग होता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक रोग आप जानते होंगे, मलेरिया बीमारी वह प्रोटोजोआ के ही द्वारा फैलाई जाती है। और उसके बाद अगले क्रम में आते हैं कवक। कवक, इनको फफूंद भी कहा जाता है। अक्सर इन्हें हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार और चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाले जो छातेनुमा संरचनाएं होती हैं कहीं भी, वह कुकुरमुत्ता जो होता है वह भी एक प्रकार का कवक ही होता है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी, आंतरिक रूप से देखेंगे तो इसमें लंबी धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कवक तंतु के नाम से जाना जाता है। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। यह सभी कवक तंतु आपस में मिल करके कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यह हमारे लिए लाभदायक, हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे मशरूम है, वह हमारे लिए लाभदायक होता है, उसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी तरह पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है, जिसे प्रतिजैविक दवा कहते हैं। वहीं हानिकारक के रूप में पक्सिनिया नामक एक कवक है, वह गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में भी दाँत जानते होंगे आप, दाँत भी जो खुजलाता है, वह दाँत भी कवकों के द्वारा ही फैलाया जाता है। और सिर में होने वाला दाँत जो होता है उसके कारण व्यक्ति गंजा तक हो जाता है, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है कवक के बारे में। सन 1929 में एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने जीवाणुओं से बचने हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन जो तस्तरी थी उस पर कुछ हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक के द्वारा मारे गए। कहने का मतलब इसमें जीवाणुओं को मारने का गुण पाया जाता है। और इस तरह फफूंद से ही, पेनिसिलियम से ही सबसे पहले या प्रतिजैविक औषधि या पहली एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ। सूक्ष्मजीवों की अगली कड़ी में होते हैं शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई कहते हैं। आप बरसात के दिनों में देखते होंगे या जल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे शैवाल हैं जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम। यह सिर्फ एक कोशिका वाले शैवाल होते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े शैवाल भी, बहुकोशिकीय शैवाल भी पाए जाते हैं। इनका, बड़े शैवालों का जो शरीर होता है वो थैलाइड या सूकाय होता है, जिसे थैलस कहा जाता है। अर्थात थैलस का मतलब इनमें जड़ और तना पत्ती अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। जीवाणुओं की तुलना में इनमें एक निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं, भोजन तथा चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल से एक शैवाल है क्लोरेला, जिससे क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। वहीं सिफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक एक हरा शैवाल है, चाय की फसलों में रोग उत्पन्न करता है। नदियों और समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, तापरोधी ईंट बनाने में, वार्निश एवं पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो यह हमने पढ़ा आज की क्लास के बारे में कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं, हानियाँ कुछ, कौन कौन से सूक्ष्मजीव किस किस समूहों में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं।